नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हर बार मेरा यही प्रयास होता है कि मैं आपको उत्तराखंड की नई नई हस्तियों से मिलाऊं, नए लोगों से मिलाऊं, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। बात करते हैं हमारे आज के मेहमान की। आज के हमारे मेहमान हैं राकेश गौर जी, जो कि एक निर्माता हैं और एक अभिनेता हैं, और जिनकी प्रोडक्शन हाउस है गंगोत्री फिल्म्स और आपके स्टूडियो। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आपने अपने कीमती समय में से हमें यहाँ पर मौका दिया कि और थैंक यू वेरी मच। सर, अगर हम अपनी बातचीत की शुरुआत करें तो अभी कुछ करीबन 2 या 3 महीने पहले आपकी फिल्म आई है मेरे को, उसके बारे में ही हम बात करें, क्योंकि दर्शकों को मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि मेरे को का 2 शो यहाँ पर दिल्ली में गढ़वाल भवन में हुए थे, और मैं उन दोनों दिन गया था, और जो शो थे सारे पैक थे, और उस फिल्म की बहुत लोगों ने सराहना करी थी, बहुत तारीफ करी थी। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि वो फिल्म कब दर्शकों को थिएटर में देखने को मिलेगी, और वो फिल्म का एक्सपीरियंस आपका कैसा था। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों से हमेशा हमें बहुत प्यार मिलता रहा है। मेरू गांव से पहले भी हमने जो फिल्में बनाई हैं, कभी तो होली सुबेर, अब तो खुलली रात, घन्ना गिरगिट और यमराज, कमली, काफल, बहुत पसंद किया आप लोगों ने और बहुत स्नेह दिया। और आपके स्नेह की ताकत से ही हमने ये अपनी फिल्म जो नई बनाई है मेरू गांव, मेरू गांव के ये कहिए प्रीव्यू शो, 2 प्रीव्यू शो थे जो आप लोगों के लिए थे कि इसमें हमारा अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो हम उसमें कुछ सुधार कर सकें। तो जब दर्शकों का जो दर्शकों की भीड़ थी, जो दर्शकों का प्यार था, वहाँ देखने ही बनता था। दर्शक प्रतीक्षा में थे कि कब हमें मौका मिले, यहाँ तक कि कई लोगों को लौट के भी जाना पड़ा, कई लोगों को खड़े होकर फिल्म देखनी पड़ी। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा और उम्मीद करूँगा कि जब ये फिल्म, अभी मैं इसे रिलीज़ नहीं कहूँगा कि ये रिलीज़ हुई, ये प्रीव्यू शो था, रिलीज़ होगी अब सिनेमा घरों में, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका वही प्यार हमको ये सिनेमा हॉलों पर भी देखने को मिले। दोस्तों, कभी कभी हम बात करत भूल जाते हो कि हम सब लोग गड़े जाओ, और हम तो आप मातृभाषा पर बात करनी चाहिए। मेरे से गलती हुई गई, लेकिन फिर भी सुधार के करूँ चाहूँ। मैं आपने एक खुशखबरी देना चाहूँ कि बहुत जल्दी हमारे पहलू उत्तराखंडी OTT प्लेटफॉर्म अम्बे सिने हाउस प्राइवेट लिमिटेड नाम से बहुत जल्दी आपक बीच में आने वाला है, जैमा गंगोत्री फिल्म्स, हिमालयन फिल्म्स और स्वप्न फिल्म्स को विलय हुए जाल, यानी ये तीनों चारों कंपनियों की एक कंपनी बनी चाहिए, जय अम्बे सिने हाउस प्राइवेट लिमिटेड। वही में आपने देखना खड़े मिला हमारा सुंदर सुंदर फिल्म, वही में सुंदर सुंदर गीत, शॉर्ट फिल्म, कॉमेडी फिल्म, ये सब देखना खड़े मिला। और माँ भगवती की कृपा रही तो ये आने वाला जो नवरात्र थी वही में हम देहरादून में लॉन्च करना चाहो। बहुत अच्छे स्केल पर काम चलना चाहिए, पूरा सेटअप हमारे देहरादून में लग गया ही। हमारे IT का जो लोग थी वो पूरा ऑफिस में काम शुरू हो गई। तो बस आप लोगों को प्यार, स्नेह हम पे इन्हें मिल रहा है जो बहुत समय से मिल लो। आप हमारे फिल्मों पे बहुत प्यार दियाई, बहुत स्नेह दियाई, बहुत सपोर्ट का, और ऐतर भी ये उम्मीद रही कि आप इन्हीं स्नेह बनाए रखेंगे। सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारा उत्तराखंड का पहला ये OTT प्लेटफॉर्म बन रहा है, और हमारे फिल्मों के लिए, हमारे गानों के लिए, हमारे जो भी शॉर्ट फिल्म्स होती हैं उनके लिए एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म की ज़रूरत भी थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। सर, जैसे हम कोई भी अगर हमारी शुरुआत होती है, जैसे आप अभिनय करते थे, अभिनय करते हो अभी भी, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई शुरुआत होगी, ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसके बारे में, जिससे आपकी शुरुआत हुई होगी। अगर वो घटना अगर आपको याद आती है तो आप हमारे दर्शकों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। हाँ, ये लगभग 1986 या 87 की बात है। दिल्ली में अपनी भाषा को जिंदा फिर में दोबारा हिंदी में शुरू हुई। 1986 और 87 की बात है कि हाई हिलर्स ग्रुप एक प्ले करना चाहिए बांची गौड़ी करप्शन के ऊपर जो विषय चाहिए। वेमा मित्रानंद कुकरेती जी जो थे डायरेक्ट करना चाहिए, और
कुशाल सिंह बिस जी मिथे मेरे पास है कि भाई एक मैं एक्चुअली वो दिनों रामलीला पाठ कर खेल चाहे हमारे ज़्यादातर लोगों की शुरुआत है रामलीला से और वो एक बात जो थी उन भाई एक छोटी सी भूमिका जो उन त्याग कि रामलीला अच्छू पाठ खेले थे तो कर तो थिएटर अब शुरू जहाँ हमारे के थिएटर कर दी देखा विचार नाटक हमारे कुसुम बिस जी का कुशाल सिंह बिस जी का ब्रिजमोहन शर्मा जी का धीरज कोठियाल ग्रीस जिसकी ऊपर नाटक देखा जाए और बहुत अच्छा लगता है तो मेरे तो बहुत बड़ी बात है थिएटर में जाऊँ तो मैं तुरंत हाँ बोल दिया मैं तुरंत हाँ बोल जाई कि मैं चाची चाचा बोल वहीं और वो की दिखाई हुई रास्ता तो मैं बाद में जरूर करूँ और तब वो किदवई नगर में वही जमाने में किदवई नगर में स्कूल ऊंचा सरकार ना तो वही माँ रिहर्सल ऊंचा है उमाकांत बलूनी जी और बाकी हाईलर्सा का जो कुछ सदस्य चाहिए उनमें लिखी एक स्क्रिप्ट लिया अच्छा बानी गौड़ी तो तब वही मम्मी दही एक असिस्टेंट है की भूमिका में बहुत अच्छा किरदार चाहे वही माँ म्यार लगड़े कभी ये संतोष एक गीत गदी वो म्यार लगड़े वही माँ भूमिका में चाहिए और मी चाहिए तो बस ये समझो कि वो मौका मिले वो म्यार एक बहुत अच्छी शुरुआत है हाईलर्स सदर और मैं धन्यवाद दूल हाईलर्स ग्रुप से जो लास्ट तक में आप यकीन करना कि हम भाषा कने इतका आंदोलन करना चाहो इतका लिखना चाहो इतका बोलना चाहो लेकिन सच्चे मायने में अगर आप झंडा तो हाई लड़ सकूं गड़ल बच्चों से या फिर भाषा सिखाने को बहुत बड़ा योगदान है आज तक सैकड़ों बच्चों से उन ये भाषा सिखाया ये नाटकों के माध्यम से यही नतीजा है ये मन लोगों से ये शौक से और शौक धीरे धीरे आप भाषा के नजदीक ले जा और धीरे धीरे जब वो माँ पकड़ आ जाते तो हमसे भी अच्छे लगे थे और हमारा भाषा भी समृद्ध होगी तो बस इन शुरुआत है हमारी तो जैसे आपने शुरुआत करी जब आप मतलब आपने जैसे बताया कि आपके पास सर आया खुशहाल सर आया और उन्होंने बोला कि आप एक नाटक में रोल कर लो तो बट उस टाइम पे जैसे आपने ये शौकिया तौर पे किया तो और आपका जो आजीविका थी मतलब कैसे आप जीवन के लिए जीने मतलब एक आपका हर एक इंसान का होता है ना कि भाई ये तो एक्टिंग और जो भी हमारा ये शौक होता है एक अलग होता है बट हम जीने के लिए हमारा कुछ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके लिए हम कुछ और करते होते हैं तो आपकी जब आप ये सब कर रहे थे तो आपका फिर कैसे ये सब मतलब समन्वय कैसे कर रहे थे कि आप व्यवहारिक जीवन में भी थे और अपने जो अभिनय के क्षेत्र में भी थे तो समन्वय कैसे करते थे? मैं आपको बताऊं ये एक बहुत खूबसूरत जो वक्त था ना जब हमको ये मौका मिले तो बात रह गया आजीविका की हाँ मैं नौकरी भी करना चाहिए और नौकरी के दौरान मुश्किल होना चाहिए और पारिवारिक जो हालात है बहुत अच्छा नहीं चाहे सब के इन हालात चाहे तो जिम्मेदारी बहुत चाहे परिवार वालों के रोकना भी कोशिश कर लेकिन हम पर तो पंख लग गया चाहे है हम का रुकना होता चाहे हम देते एक बिल्कुल आसमान दिखे बैठ गया कि हम लोग आसमान को ऊंचाई न पढ़ा हम उड़ना चाहे बस ये जो शुरुआत हुई ये वो एक बाद ये इन चले कि लगातार आज तक हम उड़ने लगे जाओ बहुत मैं आपसे बताऊँ एक खूबसूरत ये एक बेहतर बात है कि बाद मिले नौकरी से VRS लेके मिल अपुर बिजनेस शुरू कर रहे धीरे धीरे मेरे छोटू भाई छाई वे खड़े मिल विधापुर तक जुआड़े कि भाई तू भी ये काम में जोड़ ईश्वर साध्य है काम अच्छू चलन बैठ गया तो जब मैं यो नाटकों में और वो एक बार नाटक करत फिल्मों का दौर आ गया मेरा दगड़ा फिल्मों में काम करना रहेगी तो मेरे लगे मैं कखे न कखी पैदल छुटियो तो मिल भी हुए दौरान एक बहुत बुरा हादसा है मेरा दगड़ कि मेरी माँ जी को स्वर्गवास हो गया और मेरी माँ जी जिंदगी में बहुत ही दुख दर्द चली मेरी माँ जी का या मेरा 7-8 भाई अल्पायु में कोई 12 साल में कोई 8 साल में कोई 9 साल में एक के बाद एक मुंह के मृत्यु हो गए वे मेरी माँ जी टूट गया है मेरी माँ जी बहुत टूट गया चाहिए और वही दौरान मेरी माँ जी मेरे पिता से कह सज्जनल वाले कि शायद ये इस तरह से त्यार जीवन में जो बच्चों को सुख नहीं तो तू इन कह दी दूसरों ब्याह कर ले पिताजी सोचने भी बैठ गई लेकिन तब तक एक ब्राह्मण देवता चाह हमारा ऊन वाले कि अभी रुक जा
तेरी जिंदगी में त्यार बाकी अभी 2 बच्चों को सुखो और अच्छो है पिताजी मानगी माँ टूटी जाए जी औरत दगड़ जी स्त्री दगड़ इतका भगवान इतका बड़ो वो कारो लो वही आदि में अगर दूसरो ब्याह करो दो तो सोचो लेकिन पिताजी वो ब्राह्मण देवता का मान बात रख और उन दूसरों शादी निकाल और वो एक बात माँ जी की भक्ति से शिव जी को बहुत भक्त चाहे मेरे माँ बड़ी अनन्य भक्त चाहे गांव जब से एक उठू छाई मेरे माँ जी कम से कम 15 किलोमीटर दूर मधुगंगेश्वर महादेव माँ गौड़क गुइल कैरी की नए दुए की गुइल कैरी की बेल पत्थर चढ़ा का जान सा तब हमार भाई साहब तब हमारा गांव उठ उछा है इतका कठोर तपस्या मेर माजिल कार्य वो एक बाद म्यार जन्म हुआ है और म्यार बाद म्यार छोटू बोला को कुछ साल बाद वो एक जन्म हुआ है तो इना इना हमारा भाई साहब वो करा थी तो बस ये यात्रा ही नहीं चल नहीं रही फिर वो एक बार हम ये माता तब मेरे दिमाग में आए कि जब सब लोग फिल्म पढ़ना चाहिए तो मैं जब फिल्म ही बढ़ दूँ तब मेरे माँ जी की जीवनी पर क्यों नहीं पढ़ो तो तब मिले पहली फिल्म करो माँ तो ये बगैर बढ़ाई जय माँ सुशीला रावत जी निर्देशन छाई कुशाल सिंह बिस्जिल मेरे पिताजी की भूमिका निभाई और मेरा बच्चा भी छी हुए माँ तो ये मेरी शुरुआत चाहिए और जब तक जीवन यापन को प्रश्न से मिल पता चे कि नौकरी से VRS लेना के बाद मिल जो चे अपन बिजनेस शुरू कर ईश्वर साध्य म्यार भूलन म्यार बहुत साध्य है मेरे बैकबोन चुआ और सबसे बड़ी बात है कि मेरी पत्नी मेरी बहुत बिगड़ेली जो कृष्णा गौड़ मेरे जो वाइफ है ये मेरा सदन साध्य है और आप देखना चाहिए तब बटे में लगातार पूरी यात्रा में चलनू छो और आप का उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करना छो माँ बाप पेरेंट्स का जो आपने अपना स्ट्रगल बताया है ये तो हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम लाइफ में जब हम नॉर्मल लाइफ में चलते होते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं तो मोस्टली हम हमेशा ना उनको टू बी ग्रांटेड कर देते हैं ये चीज़ लाइफ में होती है कि हमें होता है माँ बाप ही तो हैं मतलब ये हमारे साथ से कहाँ जाने वाले हैं बट जो आपने कहानी या स्टोरी या जो आपने अपनी शेयर करी उससे मतलब ये एहसास होता है कि हाँ ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा अपने पेरेंट्स की जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें उनकी कदर करें हम लाइफ में पता नहीं कब क्या चीज़ हो जाएगी तो सर जैसे आपका ये सब चल रहा था आपने VRS ले लिया आप एक्टिंग भी कर रहे थे और आपने थिएटर भी स्टार्ट कर रखा था और मतलब धीरे धीरे आप करना शुरू कर दिया था तो ये जो प्रोडक्शन हाउस है आपका गंगोत्री फिल्म्स ये कैसे आपके दिमाग में आइडिया है और कैसे इसकी शुरुआत हुई कोई ना कोई तो आइडिया कहीं ना कहीं तो जनरेट होता ही है जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि माँ जी का जो था माँ जी की कहानी के ऊपर मैं फिल्म बनाना चाहता था तो माँ जी की जीवन पे मैंने कहानी पर ये फिल्म तो बनाई तो जब प्रोडक्शन हाउस की बात आई तो मैंने कहा मेरी माँ जी का नाम गंगोत्री साक्षात मेरी माँ जी का नाम है गंगोत्री और फिर मैंने अपनी जो प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम गंगोत्री फिल्म के नाम से रखा तो इस तरह से इसकी शुरुआत तो फिर फिल्में कैसे आपने और कौन कौन सी फिल्में बनाई और उस चीज़ में कुछ मतलब कोई आपके ऐसे एक्सपीरियंस हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो तो फिल्में बनाते सबसे पहली जो फिल्म की शुरुआत की वो मैंने अपनी माँ जी की जीवनी पे माँ तो बगैर से शुरुआत की माँ तो बगैर बनाने के बाद अगली फिल्म तब तो फिल्मों का एक ऐसा आनंद सा आ गया था कि हमें कुछ आगे भी करना चाहिए और सबसे बड़ी बात थी मेरे माँ पिताजी से मुझे भाषा के प्रति जो इतना लगाव रहा उसमें माँ जी पिताजी की बहुत बड़ी भूमिका है मेरे पिताजी तो बहुत नाराज हो जाते थे जब हम कोई मतलब हम गढ़वाली लोग उत्तराखंड के लोग पहाड़ के लोग अपनी दूसरी भाषा में बात करते थे इसलिए अपनी फिल्मों से मतलब उत्तराखंड के पर फिल्म बनाने के लिए मेरे मन में बार बार विचार आए उसके बाद हमने अपनी दूसरी फिल्म बनाई पीड़ा पीड़ा भी सुशीला रावत जी के साथ थी कुशाल सिंह जी बिस जी भी हमारे साथ थे और पीड़ा के बाद फिर हमने तीसरी फिल्म छम घुंघरू
छम घुंघरू आदरणीय गढ़रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी और सुषमा श्रेष्ठ जी के गाए हुए गीत थे, बहुत अच्छे गीत थे। और उन गीतों के आधार पर हमने रामा कैसेट बंटू भाई जी से वो गीत मांगे और उन पर हमने गानों के हिसाब से वो फिल्म लिखी और बनाई। करते करते पीड़ा, छम घुंघरू इन बनाने के बाद एक फिल्म बनी थी याद आली टीवी, बहुत अच्छी फिल्म थी। मदन डुकलान जी उसमें नायक थे और मीना राणा जी की बड़ी दीदी उसमें हीरोइन थी। इसके डायरेक्टर थे अनुज जोशी जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुज जोशी वो नाम है जो कसौटी जिंदगी का, यानी एकता कपूर के जो पहला सीरियल था कसौटी जिंदगी का, उसके डायरेक्टर थे। कसौटी जिंदगी का बनाने के बाद बहुत मैं कहता हूँ ना कि लोग अपनी भाषा के प्रति क्या क्या कर देते हैं, अपनी जिंदगी को कहाँ तक मतलब जो है बर्बाद कर देते हैं। ये जुनून, ये पैशन अपनी भाषा का, वही है अनुज जोशी का। मैं बताऊंगा कि अनुज जोशी ने कसौटी जिंदगी और इतने बड़े डायरेक्टर के साथ और कई हिंदी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका उसकी रही थी। पैसा भी कमा लिया था, लेकिन उसी दौरान एक उत्तराखंड मूवमेंट जो चल रहा था, उत्तराखंड जब हमारा बना था, उत्तराखंड का आंदोलन उसने देखा था, उसमें उसकी बहुत भागीदारी भी है उत्तराखंड आंदोलन में। तो उसने जो कमाई थी उसको लेके वो सीधा बंबई को छोड़कर सीधा उत्तराखंड आ गया कि जो हमारा जो खटी माँ का और जो हमारे मसूरी के और जो हमारे देहरादून के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ था उत्तराखंड आंदोलन पे, वो उस पे लोगों को दिखाना चाहता कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है और लोगों ने कितने अपने बलिदान और कितने अत्याचार सहकर अपने इस प्रदेश को बनाया है, बचाया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी भाषा को तो कम से कम बचाएं। और वो यहाँ पर आया और उसने फिल्म बनाई उत्तराखंड आंदोलन पर, तेरी सौ बनाई। फिर याद आली टीवी बनाई, जो मैंने जिक्र किया आपको पहले की, मदन डुकलान जी जिसके नायक थे। बहुत अच्छी फिल्म थी वो याद आली टीवी। वो डूबते टीवी का दर्द था, जब टीवी डूब रही थी, राजा का महल डूब रहा था, लोगों के दर्द, लोगों के आंसू बह रहे थे, उस विषय पर उसने बहुत सुंदर फिल्म बनाई। तो मुझे जब पता चला अनुज के बारे में, मैंने जानकारी ली। एक शिवेंद्र रावत है, शिब्बू हमारा मेकअप आर्टिस्ट भी है, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा। तो उस दौरान वो ये सब कुछ करने के बाद दोबारा पैसे का कुछ वो था, उसे बम्बई से कुछ पैसे भी लेने, तो वापस बम्बई जा चुका था। तो मैंने फिर उसे फ़ोन किए, कांटेक्ट किए और बहुत रिक्वेस्ट की कि अनुज तुम वापस चले आओ अपने उत्तराखंड, अब हमें अपने उत्तराखंड के लिए काम करना है। वो तैयार नहीं था क्योंकि उसने बहुत नुकसान उठाया था, यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा लॉसेस किए थे, अपना सारा पैसा गंवा दिया था। लेकिन नहीं, मुझे तुझे आना ही पड़ेगा। अब क्योंकि उत्तराखंड के प्रति उसका भी लगाव उतना था जितना मेरा है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब मेरी बात को उसने रखा, मेरी बात को मान दिया और वो लौट के आया। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो सबसे पहले फिल्म उसके साथ मेरी बनी कभी तो होली सुबेर, जो कि जाति प्रथा पे, हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो शूद्र है उनके ऊपर काफ़ी भेदभाव। तो उसमें ऐसा प्रसंग रखा था जिसमें कि एक ब्राह्मण जो है जजमान के साथ या औजी के साथ भात नहीं खा सकता। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत अच्छी फिल्म रही। हमारे गोकुल पवार जी ने उसमें औजी की भूमिका निभाई थी, जो कभी एक उदाहरण पेश किया था। और उसके बाद ये करते करते उसके बाद तो फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा। और उसके बाद कभी तो होली सुबेर के बाद हमने बनाई थी अब तो खुलेली रात, जो कि यादगार फिल्म है, लाखों लोग देख चुके हैं, जिसे आज भी मुझे विदेशों से फ़ोन आते हैं उस फिल्म के लिए। और उसके बाद हमने घन्ना गिरगिट यमराज बनाई, हमने काफल बनाई, और हमने कमली बनाई, और हमने ये अभी जो मेरी फिल्म है मेरू गाँव, जो मैंने बताया कि अब रिलीज़ होने वाली है, जो सिनेमा हॉलों में रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्दी, वो मेरू गाँव बनाई। तो इस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ और अभी ये चला जा रहा है। राकेश जी, ये तो बातें हो गई आपका जो अनुभव था, जो आपने एक्सपीरियंस करा फिल्में बनाने में या प्रोडक्शन हाउस में, जो भी आपका एक्सपीरियंस था, ये तो इसके बारे में बात हो गई। बट जैसे एक चीज़ ये है कि आपने पहले थिएटर करा, फिर फिल्में बनाई, फिर इतने सारे लोगों के साथ काम करा, तो एज ए आर्टिस्ट
मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब आपका इतना सब कुछ करने के बाद संतुष्टि का लेवल क्या है, या सेटिस्फेक्शन जिसे हम कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन का आपको भी सेटिस्फेक्शन है इस चीज़ का, या अभी भी आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी बची है, या मतलब कलाकार तो हमेशा बच्चा ही रहता है। अगर मैं ये कहूँ कि कलाकार तो हमेशा बच्चा रहता है, इंसान की उम्र बढ़ जाती है, पर कलाकार तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है। तो आपने भी अगर ऐसा कुछ अनुभव करा हो, या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो जरूर हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। कलाकार संतुष्ट होता भी है और कभी होता भी नहीं है। कितना भी काम कर ले, ये भूख लगातार बढ़ रही है। जितना काम कर रहे हैं उतनी और बढ़ रही है। और करते करते कई फिल्में करने के बाद, थिएटर करने के बाद, और इच्छा कि और कुछ नया, और कुछ नया, नई क्रिएटिविटी जागती है। नए नए आइडियाज़ आते हैं जो हम बाहर सोसाइटी में, समाज में देखते हैं, अपनों के बीच देखते हैं, तो नए नए आइडियाज़ पैदा होते हैं। मैं खुद घर में, मैं आपको एक बताऊं कि वही ना कि ये मकान जब मैंने लिया था उस समय, ये जिससे भी लिया था, ये 4 BHK का था, 4 बेडरूम का मकान था। और आने के बाद क्योंकि मुझे तो स्पेस चाहिए था, मुझे कैमरे के लिए डेप्थ मिले, मुझे यहाँ पर रिहर्सल हो सके, इस तरह का चाहिए था। तो मैंने 4 बेडरूम को तोड़ के 3 बेडरूम बनाया। ये लंबा हॉल बनाया ताकि इसमें रिहर्सल हो सके, मेरा कैमरा आ सके, मैं शूट कर सकूं। और उसके बाद मुझे एक थोड़ा दिमाग में एक नई चीज़ आई, तो मैंने गंगोत्री फिल्म्स, तो मेरा फिल्मों का प्रोडक्शन हाउस है, साथ में मैंने ये RK स्टूडियो के नाम से भी एक अपना स्टूडियो का नाम दिया, RK स्टूडियो। और RK स्टूडियो जब से बना, मैं लगातार इसमें नई नई क्रिएटिविटी डाल रहा हूँ, नए नए वीडियोस डाल रहा हूँ, जिसमें मैं हिंदी और गढ़वाली गानों पे अभिनय कर रहा हूँ। मेरे साथी हैं जो वो भी कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपनी वाइफ से बहुत आइडियाज़ मिलते हैं। हमारे जीवन में जो घटित होता रहता है, जो चलता रहता है, उन पर नई नई आइडियाज़ मुझे उससे सीखने को मिलते हैं। और उसमें मैंने कुछ कॉमेडी के जो बना के डाले हुए हैं। आप लोग मेरे YouTube चैनल गंगोत्री फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट में उनको देख सकते हैं। और बस ये कहूँगा कि ज़िंदगी भर कलाकार जो है वो कभी भी थकता नहीं है, उसकी एक भूख हमेशा रहती है, और वो हमेशा रहेगी। वो कभी तृप्त नहीं होता, वो और कुछ करने की, और कुछ नया करने की भूख वो मेरे अंदर भी है। और अब जो है RK स्टूडियो के माध्यम से मैं उस पे लगातार काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों से मेरी बस ये गुजारिश है कि आप मुझे प्यार, सपोर्ट देते रहें। और इसी तरह अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताएं, हम आपको नए नए वीडियोस बना के भेजते रहें। राकेश जी, ये बात तो आपने बहुत सही कही कि कलाकार की संतुष्टि कभी नहीं होती, उसकी आखिरी सांस तक वो कुछ नया नया करना चाहता है, और ये अनुभव करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर तो मतलब आप एक जगह पर बंध जाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी होती रहनी चाहिए, और आप नई नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मुझसे मिले, और मुझसे इतनी सारी अपनी लाइफ की बातें शेयर करी, और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। थैंक यू। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि ऐसे गुणी कलाकारों को हम आप तक ला सकें और उनके जीवन के अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। तो एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद सर। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।